जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। कहते हैं हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है और वो वक्त हमें हिलाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबों के लिए अच्छा वक्त है। सचिवालय प्लस एक्साइज कांस्टेबल जेपीसी की वैकेंसी आई हुई है, तो आप नागपुरी को लेकर के अपने मुकाम तक बेहतर वे में चल सकते हैं। उसी में ये स्टडी फॉर गोल्स के केपी सर यानी मैं का मेरे द्वारा एक बहुत ही अहम कड़ी को नागपुरी में जोड़ा गया है। लोक साहित्य को हम इसमें डिटेलिंग करने वाले हैं। जो नवीनतम सिलेबस 2023 जो सचिवालय में है, जो आने वाले दरोगा एग्जाम के लिए है, उस पर आधारित है। आइए हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिए आप देख पा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल सचिवालय के लिए नगर पालिका विशिष्ट योग्यता के लिए पेपर 2 नागपुरी जुड़िए। नागपुरी में महाअभ्यास से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास यहाँ 8:15 बजे किया जाता है। पीडीएफ, वीडियो, समसामयिक अपडेट, एवरीथिंग आपको मिलेगा इन वन चैनल। आइए अब हम लोग थोड़ा सिलेबस पर नज़र डालते हैं। नागपुरी का ये सिलेबस था आपको ग्रामर का, जिसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। आने वाली क्लास में जो है, जब ग्रामर की क्लास आएगी उसमें हम डील करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पद साहित्य खंड को पढ़ रहे हैं, जिसमें नागपुरी भाषा के लोकगीत हैं। लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण और 10 गीत का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 10 गीत मेंशन है। ठीक है, तो लोकगीत पढ़ने से पहले लोक साहित्य को समझना जरूरी है, क्योंकि लोक साहित्य के अंतर्गत ही आपके क्या लोकगीत आते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, बुझवेल, पहेली, कहावत, मंत्र, ये सारी चीज़ आते हैं। तो उसमें सिर्फ हमको लोक साहित्य में क्या पढ़ना है? सिर्फ लोकगीत पढ़ना है। तो हम लोग आइए इसकी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा ही बेहतरीन ढंग से ये चैप्टर को मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया ताकि आप स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपने मुकाम तक चढ़ पाएँ। आपको मैं लोक साहित्य से यात्रा कराऊंगा शिष्ट साहित्य तक, और शिष्ट साहित्य की यात्रा करने के बाद मैं आपको चलूँगा लोकगीत की परिभाषा पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे लोकगीत का वर्गीकरण। उसके बाद इस सारे टॉपिक को हम लोग डील करेंगे एकदम, ताकि कोई भी कसर एग्जामिनेशन के लिए नहीं रहे। आपको पता होगा कि बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ लें उसके बाद भी आपका लोकगीत से 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? तो जी हाँ, इसके साथ साथ मैं उस क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करा रहा हूँ, सिर्फ जो आपको स्टडी फॉर गोल्स पे मिल रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। लोक साहित्य है क्या? लोक मतलब होता है जनता, साहित्य मतलब सबका हित करने वाला। साहित्य का क्या होता है? सहित मतलब सबका हित करने वाली। लोक मतलब जनता। तो लोक साहित्य क्या है? देखिए, कुछ हम चंद शब्दों में इसको डिफाइन करने की कोशिश की हैं, आपको समझाने की कोशिश की है। जिस रचना से आनंद मिले वह साहित्य है। क्या है? जिस रचना से आपको रस मिले वही साहित्य है। बहुजन हिताय से संबंधित रचना साहित्य है। बोले ना, सबका हित, तो यही है सबका हित। आपका क्या हो गया? बहुजन हिताय। बहुजन हिताय मतलब सबों का हित से संबंधित जो रचना है वो साहित्य कहलाती है। लोक मंगलमय से भरी रचना, जब सबका हित कीजिएगा तो लोक मंगलमय, जो जिसमें लोगों का कल्याण हो, वो आपका साहित्य है। सत्यम शिवम सुंदरम से भरी रचनाएं साहित्य है। क्या है? जो सत्यम शिवम सुंदरम से भरी रचना है वही आपका साहित्य है। अब देखिए नागपुरी लोक साहित्य पढ़ते हैं। नागपुरी लोक साहित्य की 2 धाराएं, एक लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य। हम लोग नागपुरी साहित्य, लोक साहित्य किसका पार्ट है? नागपुरी साहित्य का पार्ट है। तो नागपुरी साहित्य में हम लोग लोक साहित्य पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग शिष्ट साहित्य पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे? उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, आपको हम बढ़िया से फिर से एक बार बता दें। उसके बाद हम लोग चलेंगे लोकगीत की परिभाषा पर। पहले चलेंगे लोकगीत पे, फिर लोकगीत की परिभाषा से स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, फिर लोकगीतों का वर्गीकरण स्टेप 3 चलेंगे, फिर हम लोग स्टेप 4 में इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आइए अब लोक साहित्य देखिए। लोक साहित्य बेसिकली क्या है? लोक साहित्य क्या है? कौन से विद्वान का क्या कथन है लोक साहित्य के बारे में, ये जानना जरूरी है। बराबर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इन्होंने लोक साहित्य के क्या डिफिनेशन दिए हैं, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के बारे में क्या कहा है, या जो कथन है ये किन के हैं, तो डॉक्टर सत्येंद्र के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बराबर पूछे जाते हैं। लोक साहित्य, डॉक्टर सत्येंद्र। लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग है माना जा सकता है। वास्तव में लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। क्या है? लोक साहित्य जो है लोक वार्ता का एक अंग माना जा सकता है, और यह लोक साहित्य के जीवन की अभिव्यक्ति, मैंने लोक साहित्य के जीवन में जो भी दिनचर्या है उसी की अभिव्यक्ति यहाँ परिलक्षित होती है। ये डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है। कथन आपको याद रखना है कि लोक साहित्य के बारे में सत्येंद्र के क्या कथन थे। डॉक्टर मोतीचंद, लोक साहित्य को जनगीत या जन साहित्य कहा जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर मोतीचंद ने क्या कहा है? लोक साहित्य को जनगीत या जन साहित्य कहा जा सकता है। राम नारायण उपाध्याय का लोक साहित्य के बारे में क्या कथन था? लोक साहित्य जनता के लिए, जनता
के ही द्वारा रचित साहित्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राम नारायण उपाध्याय का कथन है लोक साहित्य क्या है। राम नारायण उपाध्याय ने लोक साहित्य को किस प्रकार डिफाइन किया है कि लोक साहित्य जनता के लिए जनता के ही द्वारा रचित साहित्य है। ठीक है, आगे देखिए फिर से सत्येंद्र आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र नाम जो है डॉक्टर सत्येंद्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका डिफिनेशन। लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी डिफिनेशन है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि लोक साहित्य के अंतर्गत सारा प्रकार का जितना भी बोली है, साथ ही भाषागत जो भी अभिव्यक्ति है, सारा चीज निवास करता है, इसमें आदि मानव के अवशेष भी पाए जाते हैं, वही आपके लोक साहित्य है। लोक साहित्य वाणीगत अभिव्यक्ति है। क्या कहना है सत्येंद्र का कि लोक साहित्य जो है वाणीगत अभिव्यक्ति है और इसमें आदि मानव के अवशेष पाए जाते हैं। ये सत्येंद्र का मानना, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा डिफिनेशन, किनके द्वारा दिया गया और क्या दिया गया है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो चीज़ें सीधे लोकचित से उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को प्रभावित करती है वही लोक साहित्य। क्या बोल रही है, जो चीज़ सीधे आदमी के मानव के हृदय से निकलती हैं और लोक समुदाय को प्रभावित करती हैं वही आपका लोक साहित्य। ये कथन किनका था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। और क्या कथन था ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा, आदि मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोकवार्ता तथा लोक साहित्य। क्या बोल रहा है, जो आदि मानव है उसका मस्तिष्क का सीधा तथा सच्चा जो भी अभिव्यक्ति था उसके द्वारा जो जाहिर किया जाता था वही लोकवार्ता या लोक साहित्य। ये आपका डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा का मानना है। ठीक है, इनके द्वारा ये कथन दिया गया है। डॉक्टर सत्येंद्र भी कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, वो आदिमानव के अवशेष मानते हैं लोक साहित्य को। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लोक साहित्य को दे देगा, लोक साहित्य को ग्राम साहित्य के माने ना। तो याद रखिएगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया लोक साहित्य का जितना भी पढ़ा है, साथ ये डिफिनेशन है कि किस विद्वान ने लोक साहित्य के बारे में क्या कहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको नाम के साथ रखना होगा। आपको ये सब नहीं मिलता कहीं, आप क्या करते हैं सीधे कंटेंट पे चल जाते हैं, लोकगीत पढ़ना है तो भैया वैसे कीजिएगा तो आपका 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आएगा। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी फॉर गोल्स के स्टूडेंट हैं, केपी सर के स्टूडेंट हैं। जिस प्रकार मैंने 297 स्कोर किया आउट ऑफ 300, उसी तरह आपका लक्ष्य रहना चाहिए CGL प्लस एक्साइज कांस्टेबल में 90+। तो इस प्रकार से कंसेप्ट को बनाते हुए चलेंगे तो आप वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। मैं आपको एग्जामिनेशन डेट तक गाइडलाइन करूँगा, बस आप जुड़ जाइए केपी सर के साथ और स्टडी फॉर गोल्स के साथ। अब देखिए, अब हम लोग लोक साहित्य पढ़ लिए, तब लोक साहित्य का हम लोग क्षेत्र देखते हैं कि इसका क्या एरिया रहा है। ठीक है, जैसे झारखंड का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो ठीक उसी प्रकार इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, नाचना सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या बोल रहा है कि लोक साहित्य का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है। रोना, गाना, हंसना, खेलना, जी मरना, जन्म लेना, सारा इसी के अंतर्गत आता है। देखिए, प्लस साथ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों पर गाए जाने वाले लोकगीत भी इसके मूल्यवान धरोहर है। क्या बोल रहा है, रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना तो इसके अंतर्गत आता ही आता है। साथ ही अगर जब जन्म लेते हैं तो उसमें जो संस्कार होता है, जन्म से लेकर के थोड़ा सा बड़ा होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर एकदम प्रौढ़ होते हैं, फिर आपका बुजुर्ग होते हैं, तो ये सारे स्टेज में जो संस्कारों पर जो गीत गाए जाते हैं, ये सारे गीत भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ये लोक साहित्य का ही धरोहर है। ठीक है, तो एरिया आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्षेत्रफल क्या है लोक साहित्य का, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। अब देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के 2 भेद बताए हैं। क्या बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के क्या भेद बताया ना, के भेद बताया ना। तो याद रखिएगा 2, कौन कौन, एक लोक वार्ता साहित्य और दूसरा इतर लोक साहित्य। समुदाय की लोक वार्ता की अभिव्यक्ति हुई हो वही आपका लोक साहित्य है। बादों की इस क्षेत्र से बाहर के जो समस्त है वो इतर लोक साहित्य है। मैंने 2 को बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कितने भाग में बांटा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आगे कनेक्ट करेंगे इसलिए चीज़ों को हम बता रहे हैं कि लोक वार्ता साहित्य, इतर लोक वार्ता साहित्य। मैंने समुदाय का, कोई भी समुदाय का जो लोक वार्ता का जो भी बातचीत का अभिव्यक्ति है वही आपका लोक वार्ता साहित्य हो गया, और इसको छोड़कर जो सारी चीज़ें हैं वो इतर लोक साहित्य में आती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नागपुरी लोक साहित्य। अब हम लोग लोक साहित्य पढ़ते हैं। लोक साहित्य में देखिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए क्या क्या लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि पढ़ना क्या है। लोकगीत इसके अंतर्गत आते हैं, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे, कहावतें, मंत्र, ये सारे चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप अगर सचिवालय की दृष्टि से देखिएगा, झारखंड CGL की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, लोकगीत पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आपको लोकगीत पढ़ना है। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल, अगर आप एक्साइज कांस्टेबल की नज़र से देखते हैं, एक्साइज कांस्टेबल की नज़र से देखते हैं
तो आपको क्या पढ़ना है, आपको ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ना है, लोक कथा आपको पढ़ना है इसमें, और पहेलियाँ, मुहावरे, कहावतें, ये सब भी आपको पढ़ना है, मंत्र भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, और लोकगीत तो पढ़ना ही पढ़ना है। लोकगीत क्या है आपका, ये लोकगीत तो पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ पर भी आपको लोकगीत मेंशन लोकगीत है। तो आपको एक्साइज कंट्रोल में ये और ये सब भी पढ़ना है, और सीजीएल में आपको सिर्फ लोकगीत पढ़ना है। हाँ, लोक कथा भी यहाँ मेंशन है, तो लोक कथा को भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, याद रखिएगा। अब लोक कथा और लोक गाथा में लोग कन्फ्यूज होता है। लोक गाथा क्या, लंबा कथात्मक गीत, जो भी किसी व्यक्ति का देखिएगा जो जीवनी प्रस्तुत किया जाता है ना, तो उसको क्या, जो कथा है उसका जो जीवनी है लंबा गीत के माध्यम से बताया जाता है, उसका क्या पौरुष का मतलब उसका माने जो बड़ाई है उसका किया जाता है, या उसका जीवन गाथा प्रस्तुत किया जाता है। लंबा कथात्मक गीत, ये जो कथा का है गीत के रूप में पेश किया जाता है, वही आपका लोक गाथा है। लोक कहानी में व्रत कथा, अनुष्ठानिक कथा, ये सब लोक कहानी में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी ये सीजीएल का क्लास का टॉपिक है, तो हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, हम सिर्फ यही चीज़ों को देखने वाले हैं, सिर्फ लोकगीत को देखने वाले हैं। किसको देखेंगे, सिर्फ लोकगीत को देखने वाले हैं। अब लोक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति होती है, देखिए अब क्या है, लोक साहित्य में क्या होती है, लोकाभिव्यक्ति होती है। लोक की जो भी अभिव्यक्ति होती है क्या होती है, लोकाभिव्यक्ति कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन, शरीर तोषणी, मनस तोषणी, मनमोदनी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछने का भी 99% चांसेस नहीं है, लेकिन जैसे हम लोक साहित्य से अभी तक आपको समझाए, लोक साहित्य से किस प्रकार के शिष्ट साहित्य में इंट्रेंस करेंगे, मतलब वो इंट्रेंस गेट होता है ना, तो बेसिकली ये आपका बताने के लिए शिष्ट साहित्य का एक इंट्रेंस गेट है। इसी के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे लोक साहित्य से शिष्ट साहित्य में हम प्रवेश किए, इसको बताने के लिए ज़रूरी है। इसको आपको रटने की जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत हमको हेडिंग बताना आपके लिए ज़रूरी था, तब आपको समझ में आता है। तो याद रखिएगा, लोकाभिव्यक्ति का भेद का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, पूछेगा वह नहीं, लेकिन हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे चला जाता है, इसलिए आपका जरूरी है, ठीक है। चलिए, लोक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति होती है। लोकाभिव्यक्ति के 3 भेद है, कौन कौन, शरीर तोषणी, मन तोषणी और मनमोदनी। शरीर तोषणी, मन तोषणी, मनस तोषणी और मनमोदनी। शरीर तोषणी क्या है, इससे व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति भी कहते हैं, इसका संबंध भोजन, शयन, भोग से है। क्या है, शरीर तोषणी को क्या है, व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति बोला जाता है। इसमें भोजन, शयन और क्या है, भोग, ये सारे इसमें आते हैं। मनस तोषणी क्या है, मन को तोष प्रदान करने वाली अभिव्यक्ति होती है। मन के भाव, आश्चर्य, भय, रति, ये सब होता है इसमें। मनस्तोषणी में प्रकृति के भय का आधार था अज्ञान, इसी को समाप्त करने के लिए मनस्तोषणी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी के फलस्वरूप टोना टोटका, विधि, पूजा, पाठ, व्रत आदि का उदय हुआ। अब समझ में आया कि किस प्रकार हम जर्नी कर रहे हैं। मनस्तोषणी क्या हो गया आपका, कि मन को तोष प्रदान करने वाले, मन में क्या क्या भाव आते हैं, आश्चर्य आता है, भय आता है, रति आता है, प्रेम आता है, ये सब। लेकिन अगर देखिए उस टाइम में जब आदि मानव का बात करेंगे आप, तो प्रकृति के जो भी आपके क्लाइमेटी थे, जैसे जंगल में आग लगना, ओ भयानक बारिश होना, बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है, ये सब चीज़, ज्वालामुखी, तो ये सारे चीज़ के प्रति लोग क्या अज्ञान थे, और इसी को समाप्त करने के लिए मनोस्तोषणी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी को लगता था कि ऐसे भगवान हमसे खपा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसी के फलस्वरूप, यही अज्ञानता के फलस्वरूप क्या हुआ, टोना टोटका, विधि, पूजा पाठ, व्रत आदि का उदय हुआ। क्या हुआ, व्रत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, टोना टोटका भी इसी डर से प्रारंभ हुआ, ठीक है, उनकी अज्ञानता की वजह से, प्राकृतिक कैलामिटी की वजह से। मनमोदनी क्या है, मनमोदनी मोद वृत्ति से संबंध रखती है। उच्चारण क्या है, उच्चारण मात्र से मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है। मनमोदनी मतलब क्या है, मात्र उसका उच्चारण कीजिए और आपको मनचाहा फल प्राप्त हो जाएगा। यहीं से जादू टोना और मंत्र का विकास हुआ है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे भैया कि देखिए, टोना टोटका, विधि, पाठ, पूजा, व्रत कहाँ से चला है, तो शरीर तोषणी से, और मनमोदनी से जादू टोना और मंत्र चला है। तो याद रखिएगा, उच्चारण मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, तो यही जादू टोना है, बोलते हैं ना जादू टोना, और यहीं से आपका क्या है, मनमोदनी से इसका विकास हुआ है। अब देखिए, अब कैसे हम चलते हैं। नागपुरी लोक साहित्य अलिखित है, फिर भी इसमें अनेक संस्कारों का विधान देखने को मिलता है। याद रखिएगा, नागपुरी लोक साहित्य जो है अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनेक संस्कारों का विधान देखने को मिलता है। इसका भी 2 स्तर है, पहला स्तर टोना टोटका का है, दूसरा स्तर देवी देवताओं का है। नागपुरी लोक साहित्य में जो है इसका 2 स्तर है, पहला स्तर टोना टोटका और दूसरा स्तर देवी देवताओं का है। तो यहाँ अब देखिए शिष्ट साहित्य आप देख रहे हैं ना, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार शिष्ट साहित्य में प्रवेश करते हैं। देखिए, मानव, जैसे यहाँ पे इसके बाद इसको, ये आपके लिए थोड़ा सा बताने के लिए रखा गया था, लेकिन अगर यहाँ से कनेक्ट करें आप, देखिए यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, ये जैसे ही आप पढ़ लिए मनस्तोषणी, ये सब सारी चीज़ों को आप जैसे जान गए, तो क्या है, देखिए जैसे आपने यहाँ पे जाना लोक साहित्य की अभिव्यक्ति 3,
सही तोषणी मनस्तोषणी मनमोदनी। अब यहाँ से हम आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन रेलिवेंसी इसका किस प्रकार है कि आपको यहाँ से बता दिए हम कैसे टोना टोटका विधि पूजा का पाठ हुआ, और आपको हम बता दिए कैसे मनमोदनी से आपको जादू टोना और मंत्र का प्रयोग हुआ। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से सीधे प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे कि मानव ऐसी अनेक अवैज्ञानिक अभिव्यक्तियाँ करता है जिन्हें आदि मानव करता था, और यही अभिव्यक्तियाँ आधुनिक मानव को वंश परंपरा से मिली हुई है। क्या बोल रहा है कि आज के मानव अभी भी स्टिल हम लोग जो इस सेंचुरी में जी रहे हैं 2023 में, इसमें मानव जो है अनेक ऐसा अवैज्ञानिक जो साइंटिफिकल नहीं है अभिव्यक्तियाँ करता है जिन्हें आदि मानव करता था, और यही अभिव्यक्तियाँ आदि मानव जो हम लोग आधुनिक मानव हैं 2023 में जी रहे हैं, हम केपी सर आप लोग जो भी हैं, ये सारे वंश परंपरा से मिली हुई हैं। जहाँ पर इन अभिव्यक्तियों की परंपरा के प्रवाह को छोड़कर चैतन्य जब जागृत रहता है तभी साहित्य शिष्ट साहित्य की सीमा में आ जाता है। इस तरह से शिष्ट साहित्य को लोक साहित्य की अपेक्षा परिमित कहा जाता है। आप समझे, मतलब जहाँ जो भी अवैज्ञानिक अभिव्यक्तियाँ हैं, अगर हमारा ये अवैज्ञानिक अभिव्यक्ति अभी भी मॉडर्न मानव जो है कर रहा है, अगर मॉडर्न मानव का क्या है, अगर चैतन्य जागृत हो जाए, उसका अगर चैतन्य जागृत हो जाए, दिल माइंड उसका जागृत हो जाए कि ये अवैज्ञानिक है अवैज्ञानिक है, तो ऐसे में क्या है, उसी समय वो क्या है आपका लोक साहित्य से शिष्ट साहित्य की वो सीमा में आ जाता है। जैसे आपकी चेतना जागृत हुई, आपको समझ में आया, ये आदि मानव की जो अभिव्यक्तियाँ जो अवशेष आपको वंश परंपरा से मिले, जैसे आप इसको छोड़ते हैं आपकी चेतना जागृत होती है, आपको बुद्धि का प्राप्त होता है, ठीक है, आपको इनलाइटमेंट होता है, तो वैसे ही आपको क्या होता है, आप शिष्ट साहित्य आप लोक साहित्य से शिष्ट साहित्य में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इस तरह से शिष्ट साहित्य की को अपेक्षा परिमित कहा जाता है, मतलब शिष्ट साहित्य की कोई एक सीमा है, ठीक है, जो कि लोक साहित्य से काफ़ी कम एक्सपेंशन है इसका, हम आगे क्लास में आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये कंटेंट था आपके लिए, इस प्रकार ये कंटेंट बनाया गया। देखिए दोस्तों, इस चैनल में बता रहा हूँ कि चलना किस प्रकार है। स्टडी फॉर गोल्स और केपी सर आपके लिए मार्ग बना रहे हैं कि आपको इस पर आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो जस्ट ये भूमिका है, बैकग्राउंड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इसको भी आप मेन समझे। एक्साइज कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि टॉपिक कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आपको अगर वहाँ पे 90+ स्कोर करने होंगे तो आपको स्टडी फॉर गोल्स एंड केपी सर से जुड़ना ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार मैंने देख रहे हैं स्टार कंधे पे अपने स्टार सजाएं, ठीक उसी प्रकार आपको भी स्टार सजाना है। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन को आपके समक्ष लाया गया है। देखिए, चलिए, कौन साहित्य कर जीवन कर वेद कहल जाएला, कौन सा साहित्य जो है जीवन का वेद कहा जाता है, मौलिक साहित्य, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, कौन नहीं। तो जीवन का वेद किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, जीवन का वेद लोक साहित्य को बोलते हैं, क्योंकि ये मानव के चित्त से निकलता है। अगले क्लास में और डिटेल पे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं लोक साहित्य को, ठीक है। लोक साहित्य कर विद्वान मन में सबसे बड़ा नाम क्या रहा है, लोक साहित्य में के विद्वान में सबसे बड़ा नाम कौन है, डॉक्टर मोतीचंद, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा, पंडित नारायण त्रिपाठी। तो याद रखिएगा, लोक साहित्य कर विद्वान में सबसे बड़ा कोई विद्वान है तो कौन है, डॉक्टर सत्येंद्र। इसलिए हम सत्येंद्र के सामने उनका जो भी स्टेटमेंट दिया गया था इंपॉर्टेंट भी लगाया था। इसलिए वीडियो की बारीकियों को देखना बहुत जरूरी है, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल से कनेक्ट करेंगे। लोकगीत कर भाव चाहे वस्तु प्रतिमान में कोनो बदलाव हो सकेला, लोकगीत कर भाव चाहे वस्तु में कोई बदलाव हो सकेला नहीं हो सकेला, कहियो कभार देवल सबे। जी हाँ दोस्तों, लोकगीत के भाव चाहे वस्तु में एकदम बदलाव हो सकता है, और ये बदलाव होते होते आज तक आया, आदि मानव से यहाँ तक की यात्रा की, इसमें कितने कई बदलाव किए गए। तो लोकगीत का वस्तु और भाव में बदलाव होते रहता है, ठीक है। लोक साहित्य कौन परंपरा में चलता आवत है, लोक साहित्य किस परंपरा में क्या है, पोसायला है, मतलब किस में पोसा जा रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, लिखित, मौखिक, छपल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हम अभी पिछले इसी क्लास में बताएं कि लोक साहित्य जो है अलिखित है, मतलब ये मौखिक परंपरा में चला रहा है, बड़ा हो रहा है, फल फूल रहा है, ठीक है। मौखिक याद रखिएगा, हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लोक साहित्य का विधा है कि मुहावरा, कहावत, बुझवेल, देवल सब। तो लोक साहित्य का विधा कौन है, देवल सारे हैं। देखिए, लोक साहित्य का विधा हम आपको यहाँ से इसलिए बहुत बढ़िया ढंग से आपको हम बताएं, देख रहे हैं। लोक साहित्य में क्या कह रहे हैं, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरा, कहावत, मंत्र सारे आ रहे हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य का विधा में क्या है, तो सारे चीज़ लोक साहित्य के विधा में आते हैं, मुहावरा, कहावत, बुझवेल, एवरीथिंग, ठीक है। लोक साहित्य संकलन करे में मदद मिलेला, लोक साहित्य का संकलन करने में मदद मिलता है, नोटबुक, पेन, कैमरा, सौवे। तो याद रखिएगा, सब चीज़ का लोक साहित्य के संकलन में मदद मिलता है, कैमरा से, फोटो से, पीढ़ी दर पीढ़ी, नोटबुक से, पेन से, सारी चीज़ों की मदद से हमको क्या है, संकलन में इसकी मदद मिलता है। नागपुरी लोक साहित्य का विकास में मुख्य भूमिका है, नागपुरी लोक साहित्य के विकास में मुख्य भूमिका किसकी है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की, पीटर शांति नौरंगी की, डॉक्टर राम प्रसाद की, सौभे की। तो याद रखिएगा, क्या है आपका नागपुरी लोक साहित्य के विकास में मुख्य भूमिका सौभे का है, पीटर शांति नौरंगी का भी है, भुवनेश्वर अनुज का भी है, राम प्रसाद का भी है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक साहित्य के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय लोक साहित्य के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? मुस्लिम शासक मन, वैज्ञानिक मनकर, ईसाई मिशनरी मनकर, सौभे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सौभे देखिए कन्फ्यूज करता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ईसाई मिशनरी मन के। ईसाई ही थे जिन्होंने पहला ग्रामर लिखा, ईसाई थे जिन्होंने क्या है आपका नागपुरी का इसमें अनुवाद किया, आपका बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किया। तो इसलिए याद रखिएगा, अनुसंधान में नागपुरी के लोक साहित्य के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? ईसाई मिशनरी मन का है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, JSSC CGL 2023 कंप्लीट नागपुरी डाउनलोड स्टडी फॉर गोल्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट। फॉर एनी क्वेरी आप 8986772733 पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से ये आपके सामने रखा गया, बस अगले क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू क्लास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर जुड़िए स्टडी फॉर गोल्स से विद KP सर से, जहाँ बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। याद रखिएगा, हर संडे जिस दिन आप फ्री रहते हैं उस दिन अपने आप को जांचिए, परखिए, और जांचने परखने का एक ही प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर गोल्स। देखिए, जिसमें खोटा आपका 7 बजे है, 10 बजे नागपुरी है। नागपुरी स्पेशली मैं ले रहा हूँ, तो नागपुरी पर फोकस रहेगा। पेपर 3 GS आप 2 बजे लगा सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा, कंप्लीट नागपुरी झारखंड सचिवालय नगर पालिका विशिष्ट योग्यता 25 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपका 149 में आपको यहाँ मिलेगा। जरूर इनरोल होइए एकदम न्यू पैटर्न के आधार पे। साथ ही याद रखेंगे, कंप्लीट नागपुरी अगर करना, अगर सचिवालय में आपको झंडे गाड़ने हैं, 90 नागपुरी में 90 प्लस का स्कोर आंकड़ा करना है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, विगत वर्षों के पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, 15 फुल लेंथ टेस्ट, डाउट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, अगर सब चीज़ चाहिए आपको तो देखिए इस लेवल पे आपको अवेलेबल है। कमलेश महतो सर एंड KP सर टीम के द्वारा, स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा दिया जा रहा है। जरूर जुड़िए और अपनी रैंकिंग सुनिश्चित कीजिए। क्या प्रीवियस ईयर पेपर 2000 से 2023 तक आपको इसमें दिया जा रहा है। 100 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेंस एग्जाम, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, 50 मंथ्स वैलिडिटी, रेगुलर अपडेट, मोर सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान का 7500 प्लस महाव्यास चालू है, ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जरूर आप इससे जुड़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। याद रखिएगा दोस्तों, बस समय यही आपके पास है, समय जो यही है, इसको खोना नहीं है। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, बस यही जान लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा मेरे दोस्त, फिर वो चमक पाइएगा। लगे रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे विद KP सर। कंप्लीट नागपुरी एनालिसिस आपको मिलेगा। जय हिंद, सभी को जोहार।